नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। आदित्य L1 ने लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी L1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में पहली परिक्रमा पूरी की। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया। शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार चरम निर्धनता के मापन के लिए राष्ट्रीय संकेतक विकसित कर रही है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI की मंत्री स्तरीय परिषद की छठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। आदित्य L1 ने लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी L1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में पहली परिक्रमा पूरी की। आपको बता दें कि आदित्य L1 2024 की शुरुआत में लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में पहुंचा था। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट की हेलो कक्षा के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगे हैं। चलिए सबसे पहले लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में विस्तार से समझते हैं। दो पिंडों वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के संदर्भ में लैग्रेंजियन पॉइंट्स अंतरिक्ष में ऐसे स्थान होते हैं जहां पर स्थापित पिंड या उपग्रह अपने नियत बिंदु पर रहकर ही परिक्रमा करता है। सरल शब्दों में लैग्रेंजियन पॉइंट्स अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस स्थान का उपयोग अंतरिक्षयान या उपग्रहों को दो बड़े पिंडों यानी सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में बने रहने के लिए किया जाता है। दो पिंडों वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लिए कुल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप से दर्शाया जाता है। अब ये जानते हैं कि हेलो ऑर्बिट्स होती क्या हैं। ये एक निश्चित त्रि-आयामी ऑर्बिट्स होती हैं। इन ऑर्बिट्स में दो खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और अंतरिक्षयान या उपग्रह आदि पर लगने वाला केंद्रीय अपसारी बल लगभग बराबर हो जाता है। हेलो ऑर्बिट्स किसी भी 3 पिंडों वाली प्रणाली में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी, चंद्रमा, अंतरिक्षयान। हेलो ऑर्बिट्स मुख्यतः 3 लैग्रेंजियन पॉइंट्स L1, L2 और L3 से संबंधित होती हैं। आगे बढ़ते हैं और आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित करने के लाभ जानते हैं। पहला है, इससे मिशन का जीवन काल 5 वर्ष सुनिश्चित होगा। दूसरा है, ऑब्जेक्ट को नियत कक्षा में बनाए रखने में ईंधन की खपत कम होगी और साथ ही सूर्य का बिना किसी अवरोध के लगातार अवलोकन संभव होगा आदि। अंत में आदित्य L1 मिशन 2023 के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर पवनों, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME का अध्ययन करना, सूर्य की 24 घंटे तस्वीर लेना आदि है। ये अपने साथ 7 पेलोड्स यानी विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT आदि ले गया है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया। यह आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉक्स में भी 6 प्रमुख संकेतकों में 100% सफलता प्राप्त करने का अभियान है। इसे 3 महीनों के लिए शुरू किया गया है। ये जिले और ब्लॉक्स क्रमशः आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। आकांक्षी जिलों के प्रमुख संकेतकों में वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या, माध्यमिक स्तर पर निरंतर आपूर्ति वाले बिजली कनेक्शन वाले स्कूलों का प्रतिशत, पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का प्रतिशत आदि शामिल है। वहीं आकांक्षी ब्लॉक्स के प्रमुख संकेतकों में मधुमेह और उच्च रक्तचाप के लिए जांच किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत, रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों का प्रतिशत आदि शामिल है। चलिए अब इन दोनों कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की बात करें तो इसे नीति आयोग के तहत 2018 में शुरू किया गया था। ये देश भर के 112 जिलों में तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलाव लाने के लक्ष्य पर केंद्रित है। इसके तहत 5 विषयों स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही विकास के 81 संकेतकों पर प्रगति को मापा जाता है। वहीं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की बात करें तो
इसे नीति आयोग के तहत 2023 में शुरू किया गया। ये देश भर के 500 ब्लॉक्स यानी 329 जिलों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की आपूर्ति में संपूर्णता प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित है। इसमें भी 5 विषयों स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध सेवाएं, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसे विकास के 40 संकेतकों पर प्रगति को मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। शिक्षा को राज्य सूची में वापस लेने की मांग की जा रही है। वर्तमान में शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। इस कारण केंद्र और राज्य दोनों ही इस विषय पर कानून बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले शिक्षा को सूचीबद्ध करने की पृष्ठभूमि को समझते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शिक्षा को प्रांतीय विधान सूची में रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद मूल संविधान में शिक्षा को 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया और इस परिवर्तन के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया था। खबर में आगे बढ़ते हैं और शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के लाभ जानते हैं। सबसे पहला है, इससे एक विषय के रूप में शिक्षा पर अखिल भारतीय नीतियां तैयार करना संभव हो पाता है। साथ ही राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में गैर पेशेवर तौर तरीकों और भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। अब एक नजर शिक्षा को राज्य सूची में स्थानांतरित करने की मांग के कारणों पर भी डाल लेते हैं। पहला कारण है सभी समस्याओं का एक हल। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए यह दृष्टिकोण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। ऐसे में पूरे देश के लिए एक ही शिक्षा नीति या कार्यक्रम प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकता है। दूसरा है शिक्षा पर राजस्व व्यय। शिक्षा पर बजटीय व्यय का विश्लेषण 2022 के अनुसार शिक्षा पर 24% खर्च केंद्र द्वारा किया जाता है, जबकि 76% खर्च राज्यों द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम को प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जा सकता है। खबर के अंत में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं भी जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो राज्य और स्थानीय सरकारें समग्र शैक्षिक मानक निर्धारित करती हैं तथा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की निगरानी करती हैं। संघीय शिक्षा विभाग के कार्य मुख्य रूप से वित्तीय सहायता देने वाली नीतियों पर केंद्रित हैं। कनाडा में शिक्षा का प्रबंधन प्रांतों द्वारा किया जाता है, वहीं जर्मनी में शिक्षा के लिए विधायी शक्तियां राज्यों के पास हैं और दक्षिण अफ्रीका में स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विभाग और प्रांत राष्ट्रीय नीतियों को लागू करते हैं तथा स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्र सरकार चरम निर्धनता के मापन के लिए राष्ट्रीय संकेतक विकसित कर रही है। सरकार ने हाल ही में जारी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIF 2024 में कहा है कि चरम निर्धनता यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी के मापन के लिए एक राष्ट्रीय संकेतक विकसित कर रही है। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs पर भारत की प्रगति को ट्रैक करता है। SDGs के लक्ष्यों में 2030 तक चरम निर्धनता का उन्मूलन भी शामिल है। चलिए सबसे पहले समझते हैं गरीबी की माप के लिए राष्ट्रीय संकेतक की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण है आधिकारिक नई गरीबी रेखा का अभाव। वर्तमान में भारत की आधिकारिक गरीबी रेखा 2009 की सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। सुरेश तेंदुलकर समिति के अलावा DT लकड़ावाला समिति 1993 और C रंगराजन समिति 2014 ने भी गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए मानदंडों की सिफारिश की थी। हालांकि C रंगराजन समिति की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। वहीं दूसरा कारण है भारत में निर्धनता स्तर पर अलग अलग अनुमान होना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2021 में 1% से भी कम भारतीय चरम गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। वहीं विश्व बैंक का मानना है कि 2021 में 12.92% भारतीय चरम गरीबी में थे। और तीसरा कारण है नीति निर्माण और प्रगति पर निगरानी रखने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को डिजाइन करने, लागू करने और उनकी निगरानी करने के लिए गरीबी से संबंधित विश्वसनीय डेटा या अनुमान होना जरूरी है। ऐसे में भारत में गरीबी के मापन को देखा जाए तो भारत की आधिकारिक गरीबी रेखा उपभोग व्यय पर आधारित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO प्रत्येक 5 साल पर उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी CES आयोजित करता है और नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक NMPI जारी किया है। इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत 2015 और 16 के 24.85% से घटकर 2019 से 21 में 14.96% रह गया है।
चलिए अब खबर के आखिर में सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा गरीबी रेखा के आकलन के बारे में समझते हैं। इस समिति ने शहरों में प्रति माह 1,000 रुपए या प्रतिदिन 33 रुपए या उससे कम खर्च पर जीवन यापन करने वाले लोगों को गरीब माना है। इसी तरह गांवों में प्रति माह 816 रुपए या प्रतिदिन 27 रुपए या उससे कम खर्च पर जीवन यापन करने वाले लोगों को गरीब माना है। रंगराजन समिति ने खर्च की सीमा को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपए प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 47 रुपए प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले व्यक्तियों को गरीब माना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यह सम्मेलन 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर प्रांत के ब्रिटेन वुड्स में आयोजित किया गया था। खबर में आगे बढ़ने से पहले ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के लिए कई नए नियमों पर सहमति बनाना था। इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन के मुख्य परिणाम की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला है ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं का गठन। इस सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD का उदय हुआ था। और साथ ही आपको बता दें IBRD को अब विश्व बैंक यानी WB के रूप में जाना जाता है। दूसरा है निश्चित विनिमय दर व्यवस्था का शुभारंभ। प्रत्येक सदस्य देश को सोने या अमेरिकी डॉलर के आधार पर अपनी मुद्रा का एक निश्चित मूल्य निर्धारित करना था। हालांकि 1971 और 1973 के डॉलर विनिमय संकट के बाद स्थिर विनिमय दर की जगह विदेशी मुद्रा बाजार आधारित विनिमय दरों को बढ़ावा दिया गया है। 1971 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता को निलंबित कर दिया था। और तीसरा है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। यह अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं की तुलना कर लेते हैं। पहली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और दूसरी संस्था है विश्व बैंक यानी WB। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसका कार्य वैश्विक व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करता है और साथ ही भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे देशों की मदद के लिए उन्हें अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण भी प्रदान करता है। इसके सदस्य देशों में भारत सहित 190 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में है। वहीं विश्व बैंक की अगर बात करें तो इसका कार्य देशों की दीर्घकालिक आर्थिक विकास और गरीबी में कमी लाने में मदद करता है। इसके लिए यह देशों को सुधार करने या स्कूल निर्माण जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके सदस्य 189 देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। हालांकि भारत विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र का सदस्य नहीं है। विश्व बैंक समूह में शामिल होने के लिए पात्र होने हेतु देशों को पहले IMF में शामिल होना चाहिए। विश्व बैंक का मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC USA में है। बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की मंत्री स्तरीय परिषद की 6ठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में कुछ बातों पर सहमति बनी है। पहली, GPAI के भविष्य के विजन के प्रति प्रतिबद्धता पर और दूसरी ये कि सभी के कल्याण के लिए मानव केंद्रित एवं विश्वसनीय AI की क्षमता का दोहन करने हेतु तालमेल को मजबूत करने पर। GPAI एक एकीकृत साझेदारी है जो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के सदस्य देशों और GPAI सदस्य देशों को एक साथ लाती है। GPAI में भारत सहित 29 सदस्य देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य AI से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान एवं व्यवहारिक गतिविधियों का समर्थन करके AI पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को समाप्त करना है। भारत 2024 में GPAI का अध्यक्ष है। नई दिल्ली में GPAI के भविष्य के विजन पर बनी सहमति वैश्विक AI पर विचार विमर्श में भारत के नेतृत्व को रेखांकित करती है। इसी के साथ बैठक के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। हमारे समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य को दिशा देने में AI की क्षमता को पहचाना गया है। AI प्रणाली और विशेष रूप से उन्नत AI प्रणाली द्वारा पैदा हो रहे जोखिमों और चुनौतियों को स्वीकार किया गया है। इनमें सुरक्षा और संभावित दुरुपयोग, गलत सूचना, भेदभाव को जन्म देने वाले नुकसानदेह पूर्वाग्रह आदि शामिल है।
बैठक में एक समावेशी और विविध हितधारकों वाले दृष्टिकोण के जरिए भरोसेमंद और मानव केंद्रित एआई को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की गई और जीपीएआई सदस्यों द्वारा 2024 से 25 के लिए जीपीएआई के अध्यक्ष के रूप में सर्बिया के चुनाव का स्वागत किया गया। इससे जुड़े कुछ अन्य संबंधित तथ्यों पर भी गौर करते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने WIPO पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट ऑन जनरेटिव एआई जारी की है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के अनुसार भारत जनरेटिव एआई आविष्कार के मामले में 5वें स्थान पर आ गया है। भारत ने 2014 से 2023 की अवधि में उच्चतम विकास दर के साथ 1350 जनरेटिव एआई पेटेंट दायर किए हैं। और रैंकिंग की बात करें तो चीन शीर्ष स्थान पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित त्वरित सुनवाई का अधिकार सभी मामलों पर लागू होता है, भले ही अपराध कितना भी गंभीर हो। यह इस बात पर जोर देता है कि अभियुक्तों पर उनके कथित अपराधों के लिए उचित समय अवधि के भीतर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है। ये समितियां भारत सरकार यानी कार्य संचालन नियम 1961 के तहत गठित की जाती हैं। कैबिनेट विशिष्ट क्षेत्रों में निर्णय लेने में मदद के लिए समिति प्रणाली का उपयोग करती हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड ने बासमती चावल पर भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग के समान सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क प्राप्ति हेतु भारत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। ऐसा इस कारण क्योंकि यह चावल भारत के बाहर भी उगाया जाता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी आधार पर भारत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि पचातु ऋतु पहल राज्य के महत्वाकांक्षी नेट जीरो कार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस पहल का उद्देश्य मानवीय प्रयासों से छोटे छोटे जंगलों का निर्माण करना है। हाल ही में लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में एक मल्टी-सिटी अध्ययन प्रकाशित हुआ है। इसमें भारत में वायु प्रदूषण के अल्पकालिक स्वास्थ्य प्रभावों की जांच की गई है। भारत के 10 शहरों में हर साल लगभग 33,000 मौतें PM 2.5 प्रदूषण के कारण होती हैं। महाराष्ट्र में दर्ज किए गए जीका वायरस के मामलों के आलोक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी की है। यह मुख्य रूप से संक्रमित एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इससे बचाव के लिए कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। शोधकर्ताओं ने MOFs के क्रिस्टल के लचीलेपन के अंतर्निहित तंत्र का विश्लेषण किया है। उन्होंने लचीलेपन का कारण क्रिस्टल के भीतर नरम और कठोर कंपन से जुड़ी बड़ी संरचनात्मक पुनर्व्यवस्थाओं को बताया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका कार्य चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा शोधकर्ताओं और चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियां बनाना, स्वायत्त बोर्डों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना आदि है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वयस्कों में तंबाकू की लत छुड़ाने के लिए अपना पहला नैदानिक उपचार दिशा निर्देश जारी किया है। इससे उन 750 मिलियन से अधिक तंबाकू उपयोगकर्ताओं को मदद मिलने की उम्मीद है जो सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना उन्हें मुश्किल लगता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI के शोधकर्ताओं ने ताले वन्यजीव अभयारण्य से फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न्ड फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस नई प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख अपातानी समुदाय के नाम पर जेनोफ्रिस अपातानी रखा गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।